दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ की तरफ से एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम 22वां एपिसोड कर रहे हैं, जो हमारी यात्रा पार्टीशन विक्टिम की इंटरव्यू से शुरू हुई थी। आज हम जिस शख्स से मिलने आए हैं उस शख्स का शख्सियत तक का जो सफ़र है वो सुनने लायक है, वो जानने लायक है। आज हम आए हैं गुरुग्राम में सरदार हरजीत सिंह चावला जी के पास। हरजीत सिंह चावला जी पाकिस्तान के मुल्तान से आए थे। शुजाबाद। मुल्तान में भी शुजाबाद। बाकी बातें वो बताएंगे, पर जो बात जानने वाली है, एक सफ़र उजड़ने का है, एक सफ़र बचने का है, एक सफ़र पुनर्जीवित होकर दोबारा उठ खड़े होने का है। और अब जहां हम बैठे हैं असेंशिया में, सेक्टर 34 में, बिल्डिंग नंबर 6 में, यहाँ तक का जो सफ़र है, यहाँ तक का जो संघर्ष है, उस संघर्ष की बातें करने आए हैं। सर, आपका स्वागत है सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ में। हम ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में आपका गांव कौन सा था, शहर कौन सा था, तहसील कौन सी थी, और आपका परिवार वहाँ क्या काम करता था? बिफोर पार्टीशन हम शुजाबाद में रहते थे और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की बड़ी तहसील थी। उसमें हाई स्कूल भी था, हॉस्पिटल भी था, म्यूनसिपल कमेटी भी थी, और हम बहुत ही वेल ऑफ फैमिलीज में से थी। और हमें मतलब जो है ना कि वहाँ पर लैंडलॉर्ड कहा जाता था। लैंडलॉर्ड थे, चौधरी डेजिग्नेशन जो है ना उसके नाम से दिया जाता था। और उस वक्त तकरीबन मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो 3 ब्रदर थे और वो सबसे बड़े थे, इसलिए वो सारी देखभाल, और कभी कभी वो इलेक्शन भी लड़ा करते थे वहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी का, और वो कॉरपोरेट भी रहे। तो इस तरह से वहाँ पर हम बहुत ही वेल ऑफ थे। हमारे जो फैमिली थी, 3 ग्रैंडफादर की, 3 अलग अलग मकान थे, एक ही मोहल्ला था जो कि हमारा ही था। उसमें 3 हाउसेस रहने के लिए थे, बाकी कुछ गुड्स वगैरह सामान रखने के लिए थे। और मेरे दादाजी की एक ख़ास आदत थी कि जब फसल आती थी, क्रॉप सोए अपना लिया आता जाता था, वो फिर जो भी इनकम होती थी ज़मीन ऐड कर लेते थे, नई मतलब जो है ना एडिशनल कर लेते थे। हमारे पास टोटल जो एज आई अंडरस्टैंड ये मुझे बताया गया था, तकरीबन 2000 एकड़ के करीब तीनों भाइयों के नाम से। 2000 एकड़ शुजाबाद शुजाबाद के इर्द गिर्द गाँवों में, क्योंकि हम तो शहर में रहते थे। शुजाबाद वाज ए सिटी इटसेल्फ। ओके। और वो बाकी जो मैंने जैसे बताया कि हाई स्कूल भी था, प्राइमरी स्कूल भी था, हॉस्पिटल भी था, म्यूनसिपल कमेटी भी थी। यही एक इंडिकेशन है कि वेल एस्टेब्लिश्ड शहर की तरफ जी। और जो सबसे बड़े ज़मींदार थे वो नारायण सिंह के नाम से जाने जाते थे, और उनके कज़न दूसरे थे भगवान सिंह थे। तो इस तरह से मतलब ज़मींदारा के से छाए हुए थे। और शहर के अंदर जो दबदबा था वो मुसलमानों का नहीं था। अच्छा। वो केवल हिंदुओं का था। आसपास के गांवों में जो टेलर्स थे वो मुसलमान थे। टेलर्स जो थे मुसलमान। टेलर्स। और वो गांव में रहते थे। और उस वक्त क्योंकि लोकल अपना मैनुअल ही सब चीज़ होती थी, टेक्नोलॉजी का कोई काम नहीं था उस वक्त। वो ज़मीन जो खेतों में हैं, वो जो गांव छोटे छोटे गांव होते थे, वो
वहीं पे रहते थे, शहर में उनका कोई मतलब नहीं था। और जो हमारी फैमिलीज थी, हमने कभी, मुझे याद नहीं है कि हमने कभी कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीदी हो। अच्छा। सब्ज़ी है, लिविंग वॉज वेरी सिंपल। सब्ज़ी है, गन्ने का रस है, और जो भी चीज़ें हैं वो फसल की, जो गेहूँ है, चावल है, सब कुछ वहाँ से आता था। चनाब से दूरी बहुत थोड़ी थी। अच्छा, चनाब दरिया पास ही था। हाँ, अच्छा अच्छा। क्योंकि हर साल में 1-2 बार वहाँ पर इकट्ठे होते थे लोग, जैसे 13 अप्रैल को है वैसे मनाने के लिए वहाँ पर था। अच्छा, बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल ताकि को वो सारे चनाब दरिया पे इकट्ठे होते थे। जी 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 और बहुत भीड़ होती थी, जी जी क्योंकि आसपास के इलाके से भी जी। मुजफ्फरगढ़ भी साथ ही पड़ता था, साथ में खानगढ़ था। खानगढ़ मेरे नाम की थी, अच्छा। और मुजफ्फरगढ़ में मेरे मामा जी एस्टैब्लिश हुए थे। ओके। तो आपने ये बताया भी, जो ज़्यादातर हिंदू परिवार रहते थे हाँ, शुजापुर मोस्टली में, हिंदू। और आसपास के जो गांव थे वो मुसलमान थे, मुसलमान, खेती करते थे, वो खेती, खेती टिलर्स कहते हैं। टिलर्स थे वो। ऑनर्स नहीं थे, देवर अच्छा टिलर्स। अच्छा। मोस्टली देवर टिलर्स। ओके, यानी ज़मीन हिंदुओं सिखों की होती होगी, और ज़मीन हिंदुओं की थी, पर वो उस पर खेती का काम करते थे। ज़मीन जो हिंदू पॉपुलेशन थी उनकी थी, हाँ, हिंदू पॉपुलेशन की थी। हिंदू पॉपुलेशन की ज़मीन थी, पर जो वो खेती बाड़ी मतलब जो काम करते थे वो मुसलमान करते थे। जी। हमारा एक डेरा था जहाँ पर मेल फॉक्स रहते थे। मतलब लेडी जब वो घर में थी, जो मतलब थे जिनकी मिसेस वगैरह होती थी, तो वो घर में जाते थे। अदरवाइज इवन मुझे भी याद है कि मैं तकरीबन, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, मैं डेरे में ही रहता था। जी जी। डेरा इतना बड़ा था कि उसमें 10-12 पशु दूध देने वाले रखे हुए थे, घोड़ा था, गधे थे, ताकि जो सामान गाँव से लाना है वो अपना सलून जाकर लेके आते थे। तो इस तरह से हमारी जो लिविंग थी, इट वाज वेरी सिंपल, but at the same time it was very lavish. सिंपल एंड लेविश। Simple and lavish. अच्छा, ये तो आपने बताया हिंदू और मुस्लिम फैमिलीज के बारे में। क्या सिख परिवार भी रहते थे वहाँ? हाँ, अच्छा। सिख, सच माना जाए तो मैं भी, मेरी केस थी। अच्छा, आपके केस थे? हाँ, अच्छा और मेरे फादर के थे। अच्छा। ग्रैंडफादर ने हमें सबको मतलब इस धर्म की तरफ लेके गए थे। अच्छा। और कमालिया में एक संत होते थे जो कि हर फंक्शन एक होता था, वहाँ पे इकट्ठे होते थे जी। उनके बेटे करतार सिंह जी थे, जो अब पटियाला में एस्टेब्लिश्ड हैं। अब उनकी क्या है आगे, उसका मेरे को कोई इल्म नहीं। कोई नहीं। यानी कि आपके दादाजी आपको सिख धर्म की तरफ ले गए, या सिख पंथ की तरफ लेके, पर उनके बाल वो अपना मोने थे जी। और इस चीज़ से देखो कि अपना वो जो कुछ भी लाए थे, जो बुक्स उनके पास थी ना जी। सिख धर्म की, वो साथ लेके आए थे। ओके। बाकी सब कुछ मतलब जो भी छूट गया सब कुछ हुआ, पर बाकी वो चीज़ें लेकर आए थे। आपने अभी इस सिलसिले में एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा। जब पार्टीशन के वक्त हमें गाड़ियों पे बैठाया गया, इस पे जो बैलगाड़ी पे बैठाया गया, और घर के डेरे के अंदर से जो पशु थे उनको सड़क पे रिलीज़ कर दिया गया, और जो आवाज़ें उस वक्त उन पशुओं की तरफ से आई थी मेरे कान में आज तक गूंजती। वो आवाज़ें जो उन पशुओं की आई थी वो आपके कान में आज तक? बिल्कुल, उनको फ्री कर दिया गया। मतलब कोई बंदिश नहीं थी, कोई भी ले जाए या क्या करे, दूध देने वाले पशु थे। पर अपने मालिक से बिछड़ने का जो दर्द था, पशुओं को कोई सेंस थी, ये जो कैसे था कि वो फील कर रहे थे कि हमारा ये ठिकाना जा रहा है। पशुओं को भी सेंस थी? सेंस, क्योंकि जब उनको फ्री छोड़ दिया गया तो दे थॉट इट दैट वे। आम तौर पे जब बंधे हुए पशु को छोड़ा जाता है वो खुश होता है, पर यहाँ दर्द की आवाज़ थी। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है कि पशुओं तक को महसूस हुआ भी कुछ गलत हुआ है।
हाँ। मतलब ये उनको महसूस हुआ कि हमारा ये ठिकाना हमारे से गया, क्योंकि जब ताला लगा दिया गया उनके बाहर डेरे पे और पशुओं को सड़क पे छोड़ दिया गया, तो एक फीलिंग, इंटरनल फीलिंग होगी जो आई। अब तक जो हमने कहानियाँ सुनी हैं उसमें मनुष्यों की बात है, इंसानों की बात है कि उनको अपनी धरती से जो उजड़ने का दर्द है वो ही महसूस हुआ। और चावला जी ने हमें पहली बार बताया है कि उनके कानों में आज भी उन पशुओं की आवाज़ें जो हैं वो गूंजती हैं और उन आवाज़ों का जो दर्द है वो उनको आज भी महसूस होता है। तो ये जो त्रासदी है तो भाजन की वो कितनी बड़ी थी, इसका भी अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। उस शहर से 2 ट्रेनें पहले इंडिया के लिए चली गई थी, हमारी तीसरी ट्रेन थी। जब तीसरी ट्रेन से हम सारे बैठ के आए तो पाकपटन पर जब पहुँचे, वहाँ पर थोड़ी देर गाड़ी रुकी, ट्रेन रुकी, और उसके बाद शायद झेलम नदी है या क्या है साथ में आती है, वहाँ पर गाड़ी को रोक दिया गया। एक मॉब जो है, ह्यूज मॉब, उसने अटैक किया। हमारी ट्रेन के 3 डिब्बे बिल्कुल पीछे वाले वो ख़त्म हो गए और हमारा 4th डिब्बा था जिसमें से 10 एक आदमी मरे। आई वॉज ऑल्सो स्टैप्ड। ओके। जख्मी कई हुए, पर जो मरे वो 10 के करीब थे, और मैं वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्टैबिंग, जो मेरी लेफ़्ट लेग आज तक भी सफ़र करती है, बिकॉज वहाँ पर कोई ऐसी वेन थी जो कट गई और उसका इलाज भी नहीं हो पाया। जो आपकी लेफ्ट लेग पे हमला हुआ था, हाँ जी, क्या था वो, किस चीज़? बर्छा। बर्छा था। अच्छा, बर्छे का हमला था। बर्छे का। अच्छा, जो यानी अभी भी आप ये महसूस करते हैं या मैं ठीक ढंग से नहीं चल पाते? नहीं चल अच्छा, पाते। ये जख्म जो है वो तब का है? तब का जख्म तो खैर रिपेयर हो गया, ठीक हो गया, बट अंदर का जो जख्म था, कोई नस जो थी वो मेरे को के आते आते कई महीने बीत गए पहले। फिर और उस वक्त जब हमने कसूर में स्टेशन में भी मॉब ने अटैक किया, स्टेशन पर पहले एक ट्रेन आई हुई थी, जी जी जी। उसके बाद सेकंड ट्रेन हमारी थी, प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा दिया गया, और प्लेटफॉर्म के बाद अपोजिट जो पहली ट्रेन थी उसके साथ इंडियन को हिंदू आर्मी के 6-7 आदमी थे, और हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली जो थे बलोच थे। ओके, बलोच रेजिमेंट थी? बलोच रेजिमेंट के थे। ओके। और उस वक्त दोनों ने मोर्चा एक दूसरे के अगेंस्ट संभाल लिया। एक तरफ बलोच रेजिमेंट, वो जो कि मॉब को सपोर्ट कर रहे थे, अच्छा, और एक तरफ जो हिंदू आर्मी थी, वो जो प्लेटफॉर्म पे 2 गाड़ियों के लोग पड़े थे उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, और दे आस्क्ड फॉर मोर हेल्प फ्रॉम फिरोजपुर कैंटोनमेंट थी। बहुत मतलब बीच में सतलुज ही पड़ता था। और अल्टीमेटली जब सुबह तक वो आए तो उनमें से एक आदमी बचा, 7 में से एक ही आदमी बचा था। और हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जब ह्यूज आर्मी के ट्रक्स वगैरह आ गए फिरोजपुर से, तो शांत हुआ, वो मॉब भी भाग गए और वो वाले भी ख़त्म हो गए, शायद बलोच वाले जो थे। और सारे शहर में जो भी इंडियन आर्मी ने रिवेंज लिया। बाकी हमें ट्रकों पर बिठाकर फिरोजपुर की तरफ लेकर आए। फिरोजपुर में जब ट्रकों पे आए तो जैसे ही ट्रक हम फिर सतलुज की पुल पे थे जी, इट वाज इन ह्यूज स्पेड वो सतलुज, और उसका पानी भयानक तरीके से पुल के ऊपर आ चुका था बिफोर अवर ट्रक काम पर आए। तो वो ट्रक में मतलब जो है ना, जब वो सरदार मनमोहन सिंह जी थे जो कि आर्मी में थे और जो कि हमारे दूर के को रिश्तेदार भी पढ़ते थे, वो फिरोजपुर में पोस्टेड थे। उन्होंने पहले जितने हमारे रिश्तेदारों में थे पहले अपने घर लेकर गए, वहाँ पर घर में खाना वाना जो दिया। बाई द टाइम 4 बजे 4:30 बजे तक दाल रोटी खा के वो हुए, सतलुज का पानी शहर के अंदर था, और साथ में गुरुद्वारे की पे हमें बिठाया गया छत पे।
और रात को 10-11 बजे जैसे कि मैंने भी महसूस किया तो उसकी वो अपना गुरुद्वारे की छत से आप पानी को छू सकते थे। यानी पानी कि इस लेवल तक शहर में पानी आ गया। शहर में पानी गुरुद्वारे तक ऊपर जो पानी है वो आ गया। वहाँ पर आरएसएस ने जितनी सपोर्ट किया कि उनके जो प्रचारक थे या मेंबर्स थे, उन्होंने उन लोगों को, हम लोगों को घरों से भी निकाला और घरों से निकाल कर पक्की सड़क पर ले गए और कोई जगह नहीं थी, वहाँ पर बैठे 1 दिन या 2 दिन जो भी है वो वहाँ पर हमारे गुजारे गए। उसके बाद हम फरीदकोट आ गए। फरीदकोट से कुछ एक मकान देखा, वहाँ पर बैठ गए साथ। मेरे ख्याल में कम से कम 10-12 फैमिलीज थी जो फरीदकोट आई, जो फिरोजपुर से। फिरोजपुर तो से। फिरोजपुर में कितने दिन आप रहे? फिरोजपुर में शायद 1-2 दिन। 1-2 दिन। हाँ, फिर फरीदकोट में जो है वो पास ही पड़ता था, तो उसमें हम 10-12 फैमिली थी। एक बड़ा सा डेरा जगह खाली थी, तो हर एक ने अपनी अपनी जगह को संभाल कर उसने ऑक्यूपाई कर लिया। और कोई मतलब वो तो था नहीं कि भाई कोई अलॉट होना है, कुछ होना है। जो जिसको जगह खाली मिली उसमें चला गया, बैठे। वो दरबार साहब भी वहाँ रखा था। और इस तरह से हमारा जो फिरोजपुर में है तकरीबन 2-3 महीने के करीब हम वहाँ रुके। उसके बाद मेरे मामा जी जो थी वो आप पहले आ चुके थे और पहले आके वो रोहतक में एस्टैब्लिश थे, और वो क्योंकि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके थे, ही वॉज टेकन एज ए कैंप कमांडर। टेकन एज ए कैंप कमांडर। कैंप कमांडर। हाँ, ओके। तो वो हमें कैंप में तो खैर नहीं रखा गया, जो मकान उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था हमें वहाँ पे बिठा दिया गया और हम वहाँ पर अपना इस्टेब्लिश हुए। आहिस्ता आहिस्ता जो खेती बाड़ी के बदले में जो गवर्नमेंट ने दिया, तकरीबन 225 एकड़ के करीब हमें उस वक़्त अलॉट हुआ, तीनों के नाम, ग्रैंडफादर्स के नाम से। तो वो अब सब 75 या 80 एकड़ के करीब जो ज़मीन थी वो कुछ पक्की थी, कुछ क्योंकि हमारा सतलुज के चनाब के साथ का था, तो हमें भी जमुना के आसपास ज़मीन अलॉट कर दी गई। छोड़ के ज़मीन कितनी आए थे वहाँ तीनों भाई? 2000 एकड़ और मिली 225। मिली 225 एकड़। इसका कारण क्या था? मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, या प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं आया या प्रॉपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड जो वहाँ से आया था, जलंधर में ये बना हुआ था, वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड की चेकिंग होकर फिर कहाँ पर किसको क्या सिलेक्ट होना है, कहाँ से होना है। एक बाग फ्रूट वाला वो हमें मिला गोहाना में, और बाकी ज़मीन रक्सेड़ा गांव है, पानी उस वक्त करनाल डिस्ट्रिक्ट था, अब वो पानीपत डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। समालखा तहसील है, वहाँ से हटवाला होते हुए रक्सेड़ा गांव है, जो अब भी मेरे पास 33.5 एकड़ ज़मीन है। अच्छा, समालखा के आसपास वही रक्सेड़ा गांव में। रक्सेड़ा गांव। अच्छा, ये बताइए, जब आप बता रहे थे ना आप चौथे डिब्बे में थे, जब आपको वर्षा लगा, तो परिवार के बाकी मेंबर जो थे? मेरे ग्रैंडफादर के जो ब्रदर थे जी, वो उनको पेट में लगा। उनको पेट में वर्षा लगा? पेट में लगा वर्षा। ग्रैंडफादर के ब्रदर को। ओके। और फादर मेरे जो थे वो एक छत पे बैठे थे, ट्रेन की छत पे, डिब्बे की छत पे भरी हुई थी ट्रेन, और उसी छत के ऊपर ही मतलब लोग बैठे हुए थे, तो वो वहाँ बैठे थे, वो इसलिए सेफ हुए। और घर की जो औरतें थी साथ में? हाँ, उनका जो लेडीज़ में अब ये होता है, जैसे मेरे थर्ड जो ग्रैंडफादर छोटे थे, उनकी डेथ मेरे जन्म से पहले हो चुकी थी। मतलब मैं उनकी डेथ के 13 दिन के बाद पैदा हुआ था, और मैंने अपनी दादी की शक्ल भी नहीं देखी। तो वो भी मेरे से अनजाने से पहले ही 2 साल पहले या साल 1.25 साल पहले जा चुकी थी।
अभी एक थोड़ी पीछे की यात्रा फिर करते हैं। एक तरफ तो वो माहौल था 47 से पहले, जब हमारे शहर में हमारा पूरा कंट्रोल था। शहर में कंट्रोल था। मैं उससे भी पहले जाना चाहता हूँ, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और देखिए, तब उस तब वक़्त तब जी, जो शादी अपना आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जी, जो मुझे कहा जाता है कि महात्मा गांधी हेड कर रहे थे। जी, नारायण सिंह जो थे, वो पूरी तरह से इन अंग्रेज़ों के माने जाते थे। वो मीटिंग में अपना गए, जब पब्लिक मीटिंग कॉल की गई, वो कहती हैं कि मेरे को बुलाया गया कि स्टेज पे आके आप प्रिजाइड करो। जी, महात्मा गांधी को किसी ने बताया होगा। तो जब वो स्टेज पर मना नहीं कर पाए, अपनी उनकी रेपुटेशन विद द इंग्लिश गवर्नमेंट, ये किसी को नहीं पता था कि अंग्रेज चले जाएंगे। तो उस वक़्त वो जब ऊपर बैठे, उनका इम्प्रेशन जो वो सुना है, वो ये था कि महात्मा की गांधी जी की आंखों में ये कशिश थी कि वो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मना कर सकूं कि मैं ऊपर नहीं बैठता। मतलब इसका पब्लिक के अंदर जो महात्मा गांधी की आवाज़ थी, वो खुदा की आवाज़ मानी जाती थी हिंदू पब्लिक के यानी इतना उस असर था उस आवाज़ का। असर था। हाँ। पर एक तरफ तो ये है, फ्रीडम स्ट्रगल का दौर है। जब आज़ादी की घोषणा हुई, क्या कभी सोचा था भी ये आज़ादी ऐसी होगी या नहीं, ऐसे बटेंगे? नहीं, किसी ने नहीं सोचा था। हाँ, सोहरावर्दी ने जब बंगाल में आवाज़ दी, डायरेक्ट एक्शन की, और काफ़ी हिंदू लोग मारे गए डिफरेंट जगह पे। जिन्ना ने भी यही कहा था, अगर मेरे को पहले तो प्रधानमंत्री बना दो, ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्ट एक्शन करूँगा। उसने भी सपोर्ट किया। तकरीबन हिंदुस्तान के जहाँ जहाँ पर वो माइनॉरिटी में थे, वहाँ तक उन्होंने कोशिश तो की, पर पटियाला में जो कत्लेआम सिख पॉपुलेशन ने मुस्लिम्स का किया, उस कत्लेआम ने पंजाब में भी, वेस्ट पंजाब में भी कत्लेआम को रोका। यानी कत्लेआम पहले किधर शुरू हुआ था? उस बंगाल से, बंगाल से, सोहरावर्दी, सोहरावर्दी से। हाँ। उसकी आवाज़ थी। और उसके बाद जिन्ना ने फुल्ली सपोर्ट किया कि इस तरह से इसको, और जिन्ना की डायरेक्ट एक्शन की आवाज़ ने वो किया। अल्टीमेटली जब महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, तो वो लाश तो बाद में हुई, पर उस वक्त पाकिस्तान इन्होंने नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाना था, इस वजह से वहाँ पर ये हुआ। आपके परिवार को कब महसूस हुआ अभी अब वक्त आ गया है शुजापुर छोड़ने का? शुजाबाद, ये जब थर्ड ट्रेन जाने लगी, तब 2 ट्रेनें पहले निकाल दी गई थी। उस वक्त हमारा कोई इरादा यहाँ वहाँ से जाने का नहीं था। हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि जो मुस्लिम्स हमारे टिलर्स हैं, कभी उन्होंने ऊपर आंख उठाकर नहीं देखा है, वो कत्लेआम करेंगे। अच्छा, आपने कत्लेआम होता देखा है वहाँ? मैंने वो मॉब वायलेंस जो एक पाकपटन के पास, एक कसूर के पास, वो तो देखी है। पर 9 साढ़े 9 साल का बच्चे को गांव में तो कौन जाने जी देगा। जी जी जी। हम शहर में ही रिस्ट्रिक्टेड थे। जब ये शोर शराबा होता था, खेत कुछ जलाए गए, वो जो जली हुई लाटें थी इसकी आग की, वो देखने में हमारे ऊपर के, हमारा जो घर था 4 मंजिला का, 3 मंजिला था। अच्छा, बड़ा घर था, 3 मंजिला था। और क्योंकि वेल ऑफ थे, शुरू से ही वेल ऑफ थे। हमारे वाला जो मकान जिसमें हम रहते थे, वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर श्री दयालचंद चौधरी जी ने बनवाया जी। उसके बाद 2 बाकियों के लिए बना दिए। अच्छा, अब आप एक यात्रा तो ये है, भी वहाँ से बच के
आप फिरोजपुर आ गए, फिरोजपुर से आप फरीदकोट चले गए, नहीं, फरीद हाँ, फिरोजपुर से फिरोजपुर से आप फरीदकोट चले गए, हाँ। फरीदकोट के बाद आपको ज़मीन अलॉट हो गई। नहीं, पहले रोहतक आए। अच्छा, पहले रोहतक आए। रोहतक आकर एस्टैब्लिश हुए। फिर जो मेरे ग्रैंडफादर थे, उनके भतीजे थे सरदार गोपाल सिंह जी, उन्होंने इसको फॉलो किया, जालंधर तक गए और कोई जान पहचान के भी मिल गए थे, तो वहाँ पर वो जो जितना भी रिकॉर्ड पा सके उसकी बेसिस पे फिर उन्होंने जगह ढूंढी। ये था कि सिलेक्शन आपको जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ था वो मुल्तान वालों को वो करनाल हुआ था। अच्छा, मुल्तान वालों को करनाल डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ था। करनाल डिस्ट्रिक्ट। और रोहतक में जो अलॉट हुआ था वो झंग वालों को हुआ था। रीज़न जो गवर्नमेंट के दिमाग में मैं सोचता हूँ कि झांग वाले भी थोड़ा लड़ाई झगड़े में ज़्यादा बिलीव करते थे। अच्छा। और इसी तरह से रोहतक वाले भी जाट जो हैं, अच्छा, वो भी उन्हें बराबर की चोट देने के लिए मुल्तान वाले लोग डिसाइड थे उस साइड के, इसलिए उनको अलॉट वो किया। जी। करनाल। आपकी पर जो एजुकेशन है वो तो वहीं शुरू हो गई होगी। तीसरी में मैं पढ़ता था। तीसरी में पढ़ते थे? हाँ। अच्छा, कुछ याद है आपको जो टीचर कौन थे? मुसलमान थे। अच्छा, हमारे जी। और हाई स्कूल में तो हमारे कोई रिश्तेदार भी थे, सरदार राम सिंह जी, वो भी वहाँ पर टीचर थे। और एक तो मास्टर सुंदर दास जी थे, जो लकीली मेरे ग्रैंडफादर के कोलीग थे। और कोलीग मीन्स उनकी उम्र के उसकी वक़्त थे, और वो मेरे फादर के भी टीचर रहे, और जैन स्कूल रोहतक में आकर भी वो मेरे हेड मास्टर बने। 3 टीचर के नाम बुलाए आपने। मास्टर राम सिंह जी, मास्टर राम सिंह जो हमारे रिश्ते में थे जी, वो टीचर थे। हाँ, हाई स्कूल में। वो हाई स्कूल में। उससे पहले सुंदर दास जी वो भी वहीं पे थे, मास्टर सुंदर दास। ठीक है। तीसरे जो मुसलमान टीचर थे टीचर उनका नाम मुझे नहीं याद नहीं है, क्योंकि वो तीसरी क्लास तक था। टीचरों के नाम ना तो कोई हिम्मत करता था लेने की। तो एजुकेशन चलो, हालांकि तीसरी जमात तक ही पढ़े आप, तीसरी क्लास तक ही पढ़े। मेरा 1 साल तो बर्बाद हुआ। अच्छा। क्योंकि फरीदकोट में आया, फिरोजपुर में रहे, और हेल्थ इशू की वजह से भी जैन स्कूल में 48 में आकर मेरे को कोई भर्ती कराने गया, और जो भर्ती कराने गया जो मन में आया वो डेट ऑफ बर्थ लिखवा दी। और वो डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक मैं 16 अगस्त 1940 का दिखाया गया। 16 अगस्त 1940 का आपको लिखवाया गया, जबकि 20 मई 1938 आपका मेरा जन्मदिन है। वो सब मैंने बाद में वेरीफाई किया जी, जैसे भी निकलवाया। क्योंकि मैं इसलिए भी लेता हूँ, मेरी वाइफ जो बनी वो भी उधर से वहीं से आई थी, और वो मैं मैट्रिक मैंने 1955 में कर लिया था। 1955 में मैट्रिक कर लिया था। और मिसेस जो मेरे से वैसे 3 साल छोटी हैं, उम्र में मेरे से 6 महीने बड़ी लिखी हुई हैं। अच्छा। और उन्होंने 1958 में किया। जी। तो मैं इससे अंदाज़ा लगाता हूँ कि एक्चुअली मैं अपनी वाइफ से 3 साल बड़ा हूँ, और वो एज में वैसे भी वो लगता ही था। जी। अच्छा, एक तो ये है जैन स्कूल से मैट्रिक की होगी आपने? नहीं, हाँ, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से। गवर्नमेंट के एडमिशन जैन स्कूल में? जैन स्कूल में ली थी। तीसरी में भर्ती हुआ जी। 8वीं तक का वो स्कूल हाई स्कूल था जी, बड़े बाजार रोहतक के अंदर जी। तो मैं 8वीं में मैंने शिफ्ट कर लिया, क्योंकि एजुकेशन का लेवल गवर्नमेंट स्कूल में उस वक्त बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। और पढ़ाई थी, टीचर्स भी दिल लगा कर पढ़ते थे। उस वक्त हमारे 4 सेक्शन थे, A, B, C, D। 4 सेक्शन में क्योंकि शरारती दिमाग था, किसी चीज़ से बाज आते नहीं थे जी। तो हमारे बारे में यही सोचा जाता था कि बच्चा पास तो शायद हो जाएगा, 3rd डिवीज़न में निकल जाएगा। बट 11 फर्स्ट डिवीज़न तो स्कूल में आई थी। 11 फर्स्ट डिवीज़न। उन दिनों फर्स्ट डिवीज़न बहुत बड़ी बात होती थी। बहुत बड़ी बात होती थी। उन 11 में मैं भी अच्छा, एक आप थे। बहुत बढ़िया। और मैं भी एक था। और वो जो मेरे टीचर थे पंडित प्राणनाथ जी, क्लास टीचर,
वो मुझे सड़क पर जब रिजल्ट उनको पता लगा, सड़क पे मिल गए, उन्होंने ऐसे मेरे को एम्ब्रेस किया, मतलब गले लगाया कि मुझे वो भी याद है। वाह, इतनी बड़ी बात थी फर्स्ट डिवीजन आना। हाँ, 4 सेक्शन में 11 फर्स्ट डिवीज़न थी। अच्छा, एक तरफ तो चलो, आप कितने भाई बहन थे? 56 तक मैं अकेला था। 56 तक आप अकेले थे? 1938 से लेकर मैं जब सेकेंड ईयर में था कॉलेज में, जी जी जी। तब मेरी सिस्टर पैदा हुई। अच्छा। 56 में 18 साल 1 महीना छोटी है। एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेम है, जी जी। मतलब डेट सेम है, मंथ्स डिफरेंट तो है। उनका भी year 20 मई है? उनका 20 जून है। 20 जून है। और दूसरी सिस्टर हुई 1958 में, जी उसका डेट ऑफ बर्थ 20 अगस्त 1958 है। जी जी। 2 बहनें हैं, 2 बहन। दोनों का जन्म इधर आकर हुआ। हाँ। आपसे कम से कम 18 साल छोटी हैं। बड़े वाली 18 साल छोटी है, दूसरे वाली 20 साल छोटी है, जी। जिसका कि कन्यादान मैंने किया है। अच्छा, ओके। अच्छा, ये बताइए, अब आपको 225 एकड़ आपके परिवार को मिल गई, जिसमें आप कहते हैं 75 एकड़, मतलब आपके पिताजी को 75 एकड़ मिली होगी, दादाजी। दादाजी को। तो क्या व्यवसाय शुरू किया? खेती से रिलेटेड था या ऐसा परिवार में? है कि उस वक्त सर्वाइवल, एक सेंस उनको जब पार्टीशन का वक्त था, उनको अंदाज़ा हो गया था कि अब हमें ज़मीन और नहीं लेनी चाहिए। तो 50,000 रुपया उस वक्त फसल की जो पैदाइश थी, वो उन्होंने देहरादून आकर सेंट्रल बैंक में ट्रांसफ़र अपना जमा करवाया। यहाँ आके करवा दिया? ना, पाकिस्तान से आकर करवाया। अच्छा, स्पेशली करवाया आके? स्पेशली करवाया। अच्छा, ये उनका मतलब अंदाजा था उनको? अंदाज़ा था। देहरादून वो सब चीज़ अखबारें हमारे घर आती थी, पटसाप या दूसरी जो है ना, उस पे वो अपना अंदाज़ा हो जाता है। तो उन पे वो अंदाजे से वो 50,000 रुपये जो जमा कराया, वो कई साल हमारा 100 रुपये महीना एक एक फैमिली को दिया जाता था कि वो गुजारा करो। वो मकान का कोई किराया नहीं, अब सिंपल रहना होता था, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से हाँ, वो कोशिश यही। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जो ज़मीन मिली वो बहुत ही निकम्मी, या जैसे कहते हैं कोई पैदावार ना करने वाली। ऐसा था कि जो ज़मीन बाग था उसका हमें तकरीबन 500 या 600 इतना था, जो कि साल का ठेका आता था। और इसी तरह से ज़मीन की पैदावार भी बहुत ही लिमिटेड थी, जो कि उसके हिसाब से। फिर फादर भी अपना 97 में फादर की डेथ हो गई। उसके बाद क्योंकि मैं अकेला लड़का था, तो ज़मीन मुझे, मेरा जो बैंकिंग एक्सपीरियंस था उसने मेरे को काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि बहुत सी गांव की ब्रांचें मेरे कमांड एरिया में थी। अच्छा, यहाँ बैंकिंग एक्सपीरियंस तक हम पहुँचे। मैट्रिक करने के बाद, मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन में कर ली, कॉलेज में गया। कॉलेज गए? हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक में। गवर्नमेंट कॉलेज होते होंगे, वहाँ से आपने वहाँ से एफए किया। एफए किया? हाँ, फिर कमर्शियल अपना 3 कॉलेज थे पंजाब और हरियाणा में, एक ही था स्टेट उस वक्त जी। तो 3 कमर्शियल कॉलेज थे कॉमर्स के जी। एक पटियाला में था, एक जलंधर में था, एक वैश कॉलेज रोहतक में था। रोहतक में था। तो मैंने वो ज्वाइन किया। अच्छा, वहाँ से क्या, कौन सी डिग्री ली आपने? वहाँ पे मैंने बीकॉम की। बीकॉम किया? वैश कॉलेज रोहतक। रोहतक। ठीक है। अब बीकॉम के बाद फिर आपने बैंकिंग के लिए अप्लाई किया या? ऐसा है कि परमात्मा को जो हेल्प करनी होती है। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, वो जो इलेक्शन लड़ा करते थे, एक दूसरे के कंटेस्ट में जो आते थे, वो डॉक्टर छबील दास था रोहतक में जी, जो ग्रैंडफादर का अपोनेंट हुआ करता था। और मेरे ग्रैंडफादर चौधरी भिवानी दास चावला थे। तो
वो मतलब जो है ना, उसका जो लड़का था वो लीगल एडवाइज़र पंजाब नेशनल बैंक में लगा हुआ था। ओके। तो मेरे ग्रैंडफ़ादर मेरे को लेके उसके पास गए, बड़ी इज़्ज़त की उसने, उसके बेटे ने बहुत इज़्ज़त की। और उन्होंने एक सेंट्रल पंजाब नेशनल बैंक से बी.एन. पुरी जो कि जनरल मैनेजर थे वहाँ पे, वो कम यहाँ पे कंट्रोलर आए, और डी.वी. तनेजा उनका असिस्टेंट थे। डी.वी. तनेजा को उससे मेरी सिफारिश की। तनेजा साहब ने मेरे को बुलाया इंटरव्यू के लिए, काका कितने नौकरी करनी है? मैंने कहा हाँ जी, ऐसे करके आया। कितने करनी है? हाँ जी, रोहतक में छड़ गई, जितनी मर्जी लगा दो। अच्छा, रोहतक को छोड़ के? रोहतक को छोड़ के? कहना रोहतक क्यों नहीं? मैं क्या, शुरू तो बचपन तो उत्थे आके रहे हैं, तो थोड़ा बाहर का भी देखांगे, क्योंकि वो कंट्रोल जो फैक्टर होता था फैमिली का, वो बहुत स्ट्रिक्ट था। बहुत सिक था। जी जी। मेरे याद है कि मेरी पीठ पे कितनी तख्तियाँ टूटी हैं। अच्छा। तो वहाँ तो वो एक वो प्रिंसिपल है कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। जी 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 जी। तो ये वहाँ पे बहुत सख्ती से लागू होता था। जो पीठ पे तख्तियाँ टूटी हैं वो गुरुजन की थी, टीचर्स की थी या पेरेंट्स की थी? पेरेंट्स में मैंने, क्योंकि अजीब बात एक और भी थी, जैसे मेरे ग्रैंडफादर के 3 भाई थे जी। टिल 47 मेल बच्चा किसी के घर में नहीं था, अच्छा। एक्सेप्ट मैंने ग्रैंडफादर का मैं पोता था। जी जी। बाकी जो 2 ब्रदर थे उनके मेल मेंबर किसी का नहीं हुआ। ये शायद जो बाद में हुआ, मेरे से 14 साल बाद में जो चौधरी चिमनदास जी सेकंड थे, उनका बेटा गोपाल सिंह जी थे, उनकी मतलब वो हुआ। और ऐसा मुझे याद पड़ता है, जी। सिवाय 2 आदमी जो हैं मेरे थर्ड ग्रैंडफादर के लड़के थे, उन्होंने मेरे पे कभी हाथ नहीं चलाया। बाकी घर का कोई भी आदमी नहीं था जिन्होंने अपने हाथ न सेके। जी जी जी। और ये इसका कारण ये भी हो सकता है, मैं ज़रूरत से ज़्यादा अनकंट्रोलेबल था। ये भी हो सकता है, उस समय क्योंकि ये एक साधारण बात भी थी। हाँ, आज ये बहुत बड़ी बात है बच्चे पे हाथ उठाना। बहुत बड़ी बात है। है उस ना? वक्त तो कॉमन चीज़, उस वक्त तो कॉमन चीज़ थी। मुझे कोई गिला नहीं है, जी जी जी, मैं समझ गया। उसका कहूँ कोई गिला है या कुछ है। जी जी। तो अब यही है, जैसे खेती बाड़ी का है, मैं जॉब में था, मुझे भी कोई इंटरेस्ट लंबा चौड़ा नहीं था। मुझे मजबूरी फादर की डेथ के बाद टेक ओवर करना होता था। पर वो क्योंकि बैंक में जैसे मैं रीजनल मैनेजर था, तो अच्छा, रीजनल मैनेजर बनने तक की कहानी क्या है? आप बैंक में आ गए तो आप किस पोस्ट पे आए थे जब आपकी भर्ती हुई? क्लर्क। क्लर्क आए थे। हाँ जी। क्लर्क से जो आपका सफर है वो रीजनल मैनेजर का है। हाँ, हाँ। तो इस तरक्की के पीछे क्या यात्रा इसका थी? है कि मुझे वो इंटरव्यू याद है जो सेंट्रल ऑफिस से मिस्टर आयर आए थे। अच्छा। एक वो थे, एक जोनल मैनेजर थे। मेरे को इंटरव्यू पे बुलाया गया। जी। ये कहा, मिस्टर अय्यर के शब्द थे, मिस्टर चावला यू आर ए यूनियन लीडर। मैंने कहा यस सर। व्हेन यू आर ए यूनियन लीडर, इफ यू वी पुट यू एज ए ब्रांच मैनेजर एंड पीपल अंडर यू, वर्किंग अंडर यू, स्टार्ट प्रोटेस्टिंग ऑन वन इशू और दी अदर, तो क्या करोगे? मैंने उनको जवाब दिया कि सर पहले मैं समझाऊंगा, वो समझ जाएंगे, वो नहीं माने तो मैं फिर समझाऊंगा। तीसरी बार फिर कहा जी कि अगर वो फिर नहीं माने और एटमॉस्फेयर को स्पॉइल कर दिया, मैंने फिर कहा लेट देम गो टू हेल, रूल ऑफ द बैंक शैल अप्लाई। वेरी गुड। रूल ऑफ द बैंक शैल अप्लाई। वो करेज जो थी अंदर की, बिकॉज ऑफ बीइंग ए यूनियन लीडर, करेज इनहेरेंट सी हो। बिल्कुल ठीक है। मैं पहले जब मुझे ब्रांच मैनेजर लगाया गया, वो मारुति में के गेट पे सेंट्रल बैंक ने खोला था, और मैं वहाँ पर, जब संजय गांधी वाज द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, ये दैट वाज इन द ईयर 1973। जी।
73 में फर्स्ट 15 अगस्त को मैं वहाँ पे ज्वाइन किया, 15-16 अगस्त को, और 1 सितंबर को ब्रांच की ओपनिंग की गई, जो कि मैं वहाँ पर 5 साल रहा। आप पढ़ लिख के फर्स्ट डिवीजन लेके बीकॉम करके बैंकिंग सेक्टर में आ गए। जो आपके पिताजी के दूसरे भाई थे या दादाजी के आपके भाई थे, उनके बच्चे भी होंगे, वो क्या करने लगे? क्या वो हाँ, बिजनेस में गए? अभी जो चिमन दास जी का जो पहला मतलब बच्चा मेरे बाद हुआ, जी वो टीपी सिंह है जी वो पहले रोहतक में तो हम इकट्ठे थे, जी देन दे शिफ्टेड टू समालखा। जी और जो तीसरे के लड़के थे, एक रामकिशन जी थे, जी जो कि वो स्टेशन मास्टर कासगंज में थे उस वक्त, जो मेरे को नॉलेज में है। और सरदार जसवंत सिंह जी, सरदार नहीं थे वैसे, नाम था जसवंत सिंह जी, उनका दोनों बच्चे अच्छे इस्टेब्लिश हुए जी। और वो लखनऊ जाके इस्टेब्लिश हो गए। लखनऊ जाके। हाँ जी। मैं जो पूछना चाहता हूँ भाई, आपके पास बैंकिंग सेक्टर का अनुभव है, अच्छा खासा अनुभव है, 39.5 साल का लगभग, ठीक है। उसके बाद भी फिर आप बिजनेस में शायद आए, जहाँ हम मैं बैठे हैं। मैं बिजनेस में नहीं आया, क्योंकि ऐसा है कि घर का कुछ काम धाम हुआ। फादर इन द मीन टाइम डेथ हो चुकी थी, 97 में उनकी डेथ हुई फरवरी में। थोड़ा खेती बाड़ी के ऊपर था। मैंने एक कंपनी थी जो इवेंट मैनेजमेंट करती थी। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। हाँ, जी वो दिल्ली में एस्टेब्लिश थी। वो मेरा कज़न मासी जी का लड़का चलाता था, तो ही ऑफर भी मेरे को उस वक्त 99 में ही शायद ही ऑफर में 25,000, जो मैं बैंक से ले रहा था उस वक्त, लगभग उतनी ही सैलरी। उतनी ही सैलरी जी। वो दिल्ली में उसने किया एज वाइस प्रेसिडेंट। आई जॉइन ओके। और कुछ साल वहाँ किया। मैंने ये ध्यान ज़रूर किया कि मेरे पास जो 3 बच्चे थे, बेटा 2 बेटियाँ, तीनों बच्चे मतलब मैंने इसको लेडी फातिमा स्कूल में एडमिट कराया। फिर इसे एयरफोर्स पब्लिक स्कूल धौलाकुआं से +2 किया। देन ही डिड हिज इंजीनियरिंग इसमें इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन में, तो वो मणिपाल से किया। तब मैंने आई वाज पोस्टेड इन डिवीज़न अपना इसका इंटरनेशनल डिवीज़न में। तो एक पार्टी मतलब आई ऑस्ट्रेलिया से थी पर्थ में, उनका आपको वहाँ पे एडमिट करा दो। वही MBA करना चाहते थे, तो इसको MBA के लिए वहाँ पे करवा भेज दिया एडिकॉथ यूनिवर्सिटी पर्थ के अंदर। तो इसने वहाँ से वो किया। फिर मेरे एक जान पहचान के फ्रेंड थे, उनकी मॉस्को में बिजनेस था, देन ही वाज सेंट टू मॉस्को। और अपना एक्सपीरियंस, ही स्टेड देयर फॉर 13 ईयर्स। जी। शादी के बाद भी 94 में मैरिज हुई, और उसके बाद वाइफ के साथ ही अपना बिजनेस करते रहे। एक्सपीरियंस लिया, कुछ मकानों को, कुछ चीज़ों को इस शेप में बना दिया कि बहुत जो डर्ट था मॉस्को के अंदर, वो वेल एस्टेब्लिश्ड रेंटल प्लेसेस बन गई। हाँ, और बेटिया ने भी, जो ये भी मेरे फ्रेंड की बेटी है, जो कि इस वक्त डिज़ाइनिंग हेड है, एंड शी हैज़ बीन अवॉर्डेड एक्सीलेंस इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग एट इन अपना दुबई में ये 14 तारीख 15 तारीख को अवार्ड लेने जा रहे हैं। अच्छा। और जो और उस अवार्ड में करण जौहर को भी मिल रहा है, और विराय है उसको भी मिल रहा है, और कई पर्सनैलिटीज़ हैं जो उनके साथ, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे ऊपर भी। दिस यूनिट इज़ नाउ कंसिडर्ड वेरी वेरी हाई इन। सेक्टर 34 में गुरुग्राम में
आपके जो ऑफिस में हम एसेंशिया में बैठे हैं अभी, इसकी एरिया 1 लाख स्क्वायर फीट है। इस ऑफिस का इस ऑफिस का 4 फ्लोर हैं। ईच फ्लोर इज कंसिस्टिंग ऑफ 25,000 स्क्वायर फीट। इस बिजनेस को एस्टेब्लिश आपके बेटे ने किया था? बेटे ने, बहू ने और मैं साथ। और आप साथ थे। एक तरफ तो वो सीन है। इससे पहले हमने इंटीरियर का काम अपने घर से, बेसमेंट जो है जी वो तकरीबन 6,000 स्क्वायर फीट की थी, जी जी उसमें किया। वहाँ पर भी तकरीबन 125-150 आदमी काम करता था। जी जी। अब यहाँ पे तकरीबन 450 मिल एक कहानी तो उजड़ने की है, पाकिस्तान से उजड़ के आ गए, लात में बर्छा लगा हुआ है, जख्म है, ठीक है, फिरोजपुर आ गए, फरीदकोट चले गए, रोहतक आ गए, भटकते रहे, ठीक है, एक कहानी तो वो है। दूसरा संघर्ष आपका तब तक रहता है जब तक आप बैंक में नौकरी नहीं लगती, ठीक है, वो इमीडिएटली लग गई थी। चलो वो भी लग गई, 39.5 साल की नौकरी भी हो गई, ठीक है। और एक ये जगह है जहाँ बनाने का काम होता है, डिज़ाइन का काम होता है, घरों को सुंदर बनाने का काम होता है, जो आपका आप इस ऑफिस की, जो कि कोई आउटसाइड एजेंसी नहीं हायर की गई, जी 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 ना हमारे घर की गई जी। घर इज ऑल्सो 1,000 गज के अंदर है, बहुत अच्छा बना हुआ है जी अपनी चीज़ की तारीफ नहीं करनी चाहिए, जी। बट आई से इट इज़ वन ऑफ द गुड हाउसेस। जी और इस ऑफिस का भी 4 फ्लोर हैं। टोटल वर्क हमने एक ही, जैसे पहले मानेसर में हमारी फैक्ट्री थी, वो भी ले बंद करके यहीं पर ले आए। मैं जो आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जो हमारी अभी यंग जनरेशन है या आने वाली जनरेशन है, ये कहानियाँ वो भी सुनेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ की जो हमने वेबसाइट बनाई है, ये इंटरव्यू उस पर भी डलेगी। तो एक सरदार हरजीत सिंह चावला जी, जिनकी मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, उनका जो जीवन संघर्ष है, 3 पिलर्स आपने बताए। पहला, रूल को फॉलो करना। दूसरी आपने बात बताई रिकॉर्ड्स को प्रॉपर मेंटेन करना। तीसरी बात बताई अपने डिसिप्लिन की। 3 चीज़ों के सिर पे आज आप जिस ऑफिस में बैठे हैं, जिस बिजनेस को चला रहे हैं आप और आपका परिवार, क्या इसके अलावा कुछ और भी है जो आने वाली जनरेशन को, जो हमारी यंग जनरेशन को बताना चाहते हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक परिवार जो उजड़ा हुआ है, उजड़ने के बाद भी इतना बड़ा साम्राज्य उसने खड़ा कर लिया, उजड़ने के बाद भी इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। और तो ये आपको दूसरी जो हैरानी वाली चीज़ होगी, जी इस बिल्डिंग के ऊपर जो खरीदने के वक्त हमने लोन लिया जी। बैंक से। अच्छा, लोन लेके बनाई है? हाँ, लोन लिया, बाकी कुछ और भी ऐड हुआ, मतलब लोन लिया। आप अंदाज़ा लगाओ कि आज ये फ्री है। अच्छा, कोई लोन नहीं है इस पे? इसके ऊपर कोई लोन नहीं। इसके ऊपर कोई लोन नहीं। नहीं, इसमें 3 चीज़ें तो आपने बता दी, और जो आपका जीवन का अनुभव है वो बच्चों के क्या काम आया इस बिजनेस को सेट करने में? देखो, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। जी अनफॉर्चुनेटली कोरोना में मेरे सन इन लॉ की, जो दिल्ली का रहता था, जी वो ही वॉज जनरल मैनेजर इसके अंदर था, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। ओके। ही डाइड इन 21 कोरोना के सो कारण सर। से। और दूसरी वो गुड़गांव में रहती है। उसकी बेटी डॉक्टर है और वो कल्याणी हॉस्पिटल है यहाँ पर, उसके ऑनर की बहू है। वो भी डॉक्टर हैं, उसका हस्बैंड भी, वो भी डॉक्टर है। आई एम ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ 2 चिल्ड्रन। जी उनके 2 बच्चे हैं, तो उस वजह से ग्रेट ग्रैंडफादर होने का वो भी क्लेम कर सकता हूँ। जी जी। 4th जनरेशन। पर ऐसा ना, जो ग्रेट ग्रैंडफादर है उसकी छत्र छाया में, उसके दिशा निर्देश में ही ये सारा कुछ जो इतना अच्छा परिवार ने ग्रो किया है, तरक्की की है, उसमें तो आपकी बहुत बड़ी। आई टेक इट एज ए, बिकॉज जब तक आपकी किस्मत में जो लिखा है, जी आप कोशिश करो, आपको अगर नहीं मिला है तो वो लिखा है तो मिलेगा, और नहीं लिखा है तो अब जितना मर्जी प्रयत्न कर लो वो नहीं मिलेगा। अब बेटे की जहाँ तक ताल्लुक है, he was able to get admission in Air Force Public School
while I was posted to Ashoka Hotel. He was able to go to Perth while I was in international division. So मैं ये सोचता हूँ कि मेरी पोस्टिंग बच्चों की किस्मत के कारण वहाँ पे हुई, क्योंकि उनको वो आगे मतलब उस हिसाब से चलना था। जी जी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते, मैं चांदनी चौक में था, तो एक बच्चे की शादी वहीं पे मैंने कर ली। अपने जो दिल्ली में है, वो इसमें था गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, हो गया, रिलेशन बन गया, कैसे भी बना। तो माई that daughter, first daughter, she is already attained 80 years, 60 years of age. She is retired now, अगस्त में रिटायर हो गई हैं। शी वॉज लेक्चरर इन गवर्नमेंट अपना उसमें थे स्कूल के अंदर जी। और वाइस प्रिंसिपल का ग्रेड लेने के बाद फिर रिटायर हो गई जी। दूसरी ने अपना शी वॉज, उनके जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ थे, दोनों ही प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज के थे बिटिया के। तो एजुकेशनल फैमिली थी, तो बच्चों का वो भी मतलब बोथ आर पोस्ट ग्रेजुएट इन होम साइंस, दोनों बेटियाँ। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे लिए अगर ये कुछ मैंने कुछ कर पाया हूँ, ये उनकी किस्मत के कारण कर पाया हूँ, मेरा इसमें अपना पर्सनल कोई रोल नहीं है। चलो, ये तो आपका बड़प्पन है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ देश के बंटवारे के बारे में, आज आप क्या सोचते हैं? क्या इसको टाला जा सकता ऐसा था? है या होना नहीं चाहिए टाला, जिस तरह से पॉलिसीज थी जी, टाला नहीं जा सकता था। और वो ये भी इंटरेस्ट में नहीं था इंडिया के उस वक्त। अगर हम बैक सोचें जी, कि जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनाकर इंडिया की बागडोर उसके हाथ में दे दी जाती, जी, इंडिया का जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो कभी सेफ नहीं होता। आज की भी जो पॉलिसीज़ कांग्रेस और दूसरे जो छोटी अपना पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो फॉलो कर रही हैं बिकॉज ऑफ वोट बैंक, और आज जो बर्थ रेट फॉर दोज मुस्लिम्स एज वेल एज हिंदूज, दैट इज़ ए वास्ट डिफरेंस। दे आर फ्री टू, अभी तो 3 तलाक वाले पे थोड़ा कंट्रोल हुआ है, अदरवाइज दे आर फ्री टू produce as many children as, whereas as I understand our information is there's a huge gap in percentage of birth rate between Hindus and Muslims. आप कहते हैं बंटवारे को तो चलो टाला नहीं जा सकता था, पर जो कत्लेआम हुआ, लाखों कत्लेआम लोग का मारे तो गए, वो उस वक्त अगर ये क्या मान उसको टाला जाते- जा सकता था? हाँ, उसको टाला जा सकता था। वो किसकी नलायकी से नहीं टाला? देखिए, पटेल वॉज ए स्ट्रॉन्ग मैन, जी, whereas नेहरू, क्योंकि अगर इनका बर्थ का पीछे लाइनेज देखी जाए, दे आर नॉट हिंदूज। लाइनेज आप अगर देखो, इंदिरा गांधी शी मैरिड फिरोज खान, हु ही वाज, वो तो ये पॉलिटिकल इनको सूट नहीं करता था, गांधी की सजेशन पर उसको गोद ले लिया गया। कौन सी एज में? क्योंकि यूजुअली होता नहीं है, when he is fully grown up boy, man, और उसको ले लिया गया और वो खान से गांधी बन गया। पार्लियामेंट में जब नया अपना राहुल से जाति के बारे में पूछा गया कि हम जाति का वो कराएंगे, ये कराएंगे, आप अपनी जाति तो बता दो, कितना भड़क गए, कितना भड़क गए। सो आज का जो है बांग्लादेश में, जिसको के बनाने में इंडिया का बहुत मजबूत हाथ था, आज क्या हो रहा है। अच्छा, इसी से एक बात और निकल के भी सामने आती है। मान लीजिए पाकिस्तान का बनना जो आप कह रहे हैं वो टाला नहीं जा सकता था। देश में तो आज़ादी के बाद भी बहुत सारी ऐसी मांगें उठती रही हैं कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए। हाँ, तो ऐसी मांगों के बारे में अब देखिए, अब क्या जैसे हमने पंजाब, सबक नहीं सीखा हमने? जब पंजाब है, जी, मैं तो गिल को जो ही वॉज
अपना KPS गिल। हाँ KPS गिल, जी। the total credit goes to him how he controlled it. ओके। He used third degree methods जो कि उस वक्त रिक्वायर थी। शराफत से कोई मानने वाला नहीं था, आज फिर पनप रहे हैं। चाहे वो कनाडा में सोच लो, चाहे वो इंग्लैंड में सोच लो, चाहे वो इधर सोच लो, कोशिश है वो। जैसे जब तक तो इनका हिंदू और सिखों का, सिख धर्म क्या है, मैं सिख हूँ, वाई इट वॉज मेड, पंथ को बनाया क्यों गया, ड्यू टू गुरुदेव गोविंद सिंह जी महाराज, जो 9 इयर्स की एज पे अपने फादर को प्रॉम्प्ट करते हैं क्या आपसे पवित्र सोल और कोई नहीं हो नहीं सकती, आपने अगर बलि की ज़रूरत है तो आप अपनी बलि दो। 9 साल का चाइल्ड। और इत्तेफाक की बात पता क्या है, जब ये आप बात बोल रहे हो, आज श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है आज। जी जी, शहीदी दिवस। तो उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों बच्चे शहीद, तो 2 दीवारों में गए, 2 युद्ध के मैदान में, और आप उनका अपना जीवन भी युद्ध में गया। उनके जो 5 प्यारे जिसको उन्होंने गुरु सिख बनाया था, पहले आपे गुरु सिख आपे तेज चेला, तो वो भी शहीद हुए। 40 जो उनके दूसरे मुक्ति थे, जो वो मुक्त किया, शहीद छोड़ के चले गए, फिर वापस आकर उन्होंने किया। उनका तो सारा जीवन ही देश के लिए और हिंदू धर्म की प्रोटेक्शन के लिए था। तो आज हम कैसे कह सकते हैं कि हिंदू धर्म इज डिफरेंट देन, ये बात सही है, नहीं कह सकते। हमारी गुरुओं का पंथ ये बनाना जो है, इट वाज ए आर्मी जो कि जिनकी आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट हो, सेपरेट हो। जी। उसकी वजह से इस पंथ का नाम दिया गया। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं इसे हमारा सौभाग्य कहूँगा। और दिल्ली विश्वविद्यालय को, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी को, डायरेक्टर साउथ कैंपस प्रोफेसर श्री प्रकाश जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम जिन शख्सियतों से मिल रहे हैं, जिन शख्सों से मिल रहे हैं, उनके पास अनुभव का ख़जाना है, उनके पास संघर्ष की कहानी है, उनके पास उजड़ने का दर्द तो है ही है, साथ में साथ दोबारा बसने का, और बहुत ही अच्छे तरीके से ना केवल खुद बसने का और लोगों को भी बसाने का एक उनके पास अनुभव है। उन्होंने जीवन में जो किया है, और वो अगली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। और इसी के साथ ही मैं हमारे जो जॉइंट डायरेक्टर हैं प्रोफेसर ज्योतिष शर्मा, उनका आभार व्यक्त करूंगा, और कैमरे पे मिस्टर गुरजीत सिंह हैं, उनका धन्यवाद दूंगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया।